इसका मतलब है कि बीजेपी सरकार के खिलाफ, एनडीए सरकार के खिलाफ विपक्ष की स्थिति तो मजबूत है ना। अगर कहीं भी वोटिंग की स्थिति आती है तो क्रॉस वोट किसने कर दिया? तो ये तो गोपनीय वोटिंग हुई है। आप मुझे बता दी, अगर आपको लग रहा है कि क्रॉस वोट इंडिया गठबंधन ने किया, मुझे नाम बता दीजिए। क्रॉस वोटिंग ये पॉपुलर ओपिनियन है। आपने मान लिया कि वोट इनवैलिड हुए, आपने मान लिया कि वोट इनवैलिड हुए तो वो क्रॉस वोटिंग हुए और वो एनडीए के साइड ही गए। कोट अनकोट मीडिया रिपोर्ट कोट अनकोट मैं कह रहा हूं मीडिया रिपोर्ट से भी ये बात ये बात तो साबित हुई नहीं, ये तथ्य है ना कि उनकी जो वोटिंग थी वो इनवैलिड डिक्लेयर हुई नहीं। 15 वोट इनवैलिड डिक्लेयर, इसका मतलब नहीं है कि वो सीपीआर को मिले, वो वोट सुदर्शन रेड्डी को भी नहीं मिले। लेकिन ये मान लेना कि इंडिया के लोगों ने ही क्रॉस इनवैलिड किया, ये महज एक 440 से 452 कैसे हो गए वो नंबर जब तक नहीं। तो आप ये नंबर पूछिए ना, फिर 15 पर सवाल मत उठाइए ना कि 15 इधर से उधर कैसे हो गए। इधर से उधर नहीं गए, वो कहीं नहीं गए। तो ये 315 उनका टोटल वोट था बीजेपी इंडिया गठबंधन का, 300 वोट उन्हें डल गया। ये तो जैसा कि अभी अमीश ने बताया कि 2022 का चुनाव हुआ था, 528 वोट मिले थे धनखड़ जी को। जब भी सरकारों का चुनाव, ये चुनाव जो होता है, इसमें 15-20 वोट का इधर उधर हो जाना कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। मैं आपको और पीछे ले जाता हूँ, 2012 में हामिद अंसारी का चुनाव हुआ। हामिद अंसारी वाला जब वोटिंग हुआ था वाइस प्रेसिडेंट का, यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस पार्टी के पास 202 सीटें थी, इसके बावजूद हामिद अंसारी को 67% वोट मिले थे। ये जो उपराष्ट्रपति का चुनाव था वो इंडिया गठबंधन की एकता का एक टेस्ट था, जिसमें कोई बहुत भारी मार्जिन से हार या जीत होनी नहीं थी। 315 का प्रेडिक्शन था, 300 मिले। तो जिस तरह का इंडिया गठबंधन है और जिस तरह की स्थितियां हैं उसमें उन्होंने किया तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है उनका। स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है और इसके लिए उनको नाज करना चाहिए। ईवीएम में होता तो भैया चलिए गलत बटन दब गया, चश्मा ऊपर नीचे हो गया, बैलेट से डालना था, 1 नंबर या 2 नंबर टिक करना था, सिर्फ टिक करना था। तो देश के लोगों को समझना चाहिए कि आप कैसे लोगों के हाथ में प्रतिनिधित्व सौंप रहे हैं। ऐसे लोगों को ना ही भेजा जाए संसद में तो ये बेहतर हो, और इनकी पहचान उजागर की जा सके तो देश पर बड़ी कृपा होगी। ये ऐसा मैच खेला गया था इंडिया और एनडीए के बीच में, जिसका परिणाम देश को पहले से पता था। परिणाम पता था कि एनडीए के पास नंबर गेम में है। ये हर अखबार की हेडलाइन, हर टीवी की हेडलाइन यही कह रही थी कि एनडीए नंबर गेम में है। मैं तो इस बात से मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि 300 वोट पा गया विपक्ष का कैंडिडेट। नमस्कार दोस्तों, न्यूज तक के कार्यक्रम गर्मा गर्मी में आज हम बात करेंगे अपने न्यूज रूम के साथियों के साथ उपराष्ट्रपति चुनाव के परिणाम को लेकर। एनडीए गठबंधन के सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति चुने गए हैं। उन्हें 452 प्रथम वरीयता के वोट मिले हैं, जबकि इंडिया गठबंधन के बीएस रेड्डी को 300 प्रथम वरीयता के वोट मिले हैं। इसको लेकर चर्चा इस बात की, क्या इंडिया गठबंधन में टूट हुई, क्योंकि 15 वोट एक्स्ट्रा उम्मीद कर रही थी इंडिया गठबंधन की ओर से। जयराम रमेश ने कहा था कि 315 वोट हमें मिलने वाले हैं, लेकिन मिले सिर्फ 300 वोट। हालांकि 15 वोट खारिज भी हुए क्योंकि वो सही तरीके से नहीं पड़े थे। लेकिन इन सबके बीच सवाल यह है कि क्या इंडिया गठबंधन में टूट पड़ी है? क्या जो सत्तारूढ़ गठबंधन है या कहिए भारतीय जनता पार्टी ने इंडिया गठबंधन की तमाम पार्टियों में दरार डाली है और अपने पक्ष में वोट हासिल किया है? क्योंकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा और लोकसभा के सांसद ही वोट डालते हैं। तो बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है न्यूज रूम के साथ ही। सबसे पहले ऋषिराज का रुख करेंगे। ऋषि जी, क्या लगता है आपको, किसकी तरफ से चूक हुई है और कौन इंटैक्ट है? या देखिए रजत, सबसे पहले जो मेरे अंदर का पत्रकार उबाल मार रहा है तो उस पर मैं एक टिप्पणी करना चाहूंगा। उन सांसदों पर, उन लोगों पर जिनके वोट खारिज हो गए, ये डिजर्व नहीं करते हैं भारत की संसद में बैठने के लिए। चुनाव जीत कर आते हैं या एक इलाके की ये प्रतिनिधित्व करते हैं, ये दूसरे लोगों को बताते हैं, दूसरे लोगों से वोट मांगने जाते हैं कि आप हमको वोट दीजिए, और जब इनको अपना वोट देना होता है तो ये गलत कर दे रहे हैं। ऐसे 15 लोग हैं इन, और वहां कोई डिफिकल्ट नहीं था, बैलेट से चुनाव था। ईवीएम में होता तो भैया चलिए गलत बटन दब गया, चश्मा ऊपर नीचे हो गया, बैलेट से डालना था, 1 नंबर या 2 नंबर टिक करना था, सिर्फ टिक करना था। तो देश के लोगों को समझना चाहिए कि आप कैसे लोगों के हाथ में प्रतिनिधित्व सौंप रहे हैं। ऐसे लोगों को ना ही भेजा जाए संसद में तो ये बेहतर हो, और इनकी पहचान उजागर की जा सके तो देश पर बड़ी कृपा होगी। दूसरा,
एनडीए बनाम इंडिया सेटबैक है मेरी नजर में इंडिया अलायंस के लिए। आप आते हैं सामने, आप आकर कहते हैं कि 315 वोट जी हमको मिलने वाले हैं, ऊपर से कुछ वोट डिस्क्वालीफाई हो गए, आप गिरकर आ जाते हैं 300 पे। यह हालत आपकी तब है जब देश की जो रूलिंग पार्टी है बीजेपी, जो सबसे बड़ी पार्टी है, वो 239-40 सीट पर बैठी हुई है और फिर वो एनडीए के कोलिजन में सरकार चला रही है। उसकी यह स्थिति है। अगर ऐसी स्थिति में उनका वोट 440, जिसका अनुमान लगाया जा रहा था कि 440 तो हो जाएंगे जी, ऊपर से आप समझिए कि इसमें बीजेडी बाहर है, जो सॉफ्टली हमेशा से अलाइन हो गई है बीजेपी के साथ, वो बाहर थी इसमें। वो पार्टी बाहर होने के बावजूद इनका वोट 440 से बढ़ के 452 हो जाता है। तो कहां से ये गठबंधन जो इंडिया अलायंस कह रहा है कि हमारी मोरल विक्ट्री है, जो जयराम रमेश ने कहा था कि ये मोरल विक्ट्री है, हमको 40% वोट मिल गया। 40% वोट शेयर तो इसलिए मिल गया क्योंकि सामने वाले की सीट कम थी। ये तो अंक गणित में उलझाकर जो है वो कांग्रेस ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि वो मजबूत है, लेकिन दिख नहीं रहा है। ये बिल्कुल अच्छा नहीं गया है ये चुनाव इंडिया अलायंस की नजरों के लिए, मेरे नजर से इंडिया अलायंस के लिए, और उनको नुकसान है। ये उनके अंदर वो टूट है, एकजुटता नहीं है उनकी। अमीश जी क्या कहेंगे आप? नहीं, पता नहीं मेरे काबिल दोस्त ऋषिराज जी किस नज़रिए से इसको इंडिया अलायंस का इतना भारी नुकसान बता रहे हैं, वो तो मैं नहीं समझ रहा हूँ। अपने दर्शकों के लिए मैं जो समझ रहा हूँ वो समझाने की कोशिश करूँगा। हालांकि उनकी एक बात से मैं सहमत जरूर हूँ कि ऐसे सांसदों पर को तो त्यागपत्र दे ही देना चाहिए जिनके वोट खारिज हो गए और जो वोट ढंग से नहीं डाल पाए। देखिए, ये ऐसा मैच खेला गया था इंडिया और एनडीए के बीच में जिसका परिणाम देश को पहले से पता था। परिणाम पता था कि एनडीए के पास नंबर गेम में है। ये हर अखबार की हेडलाइन, हर टीवी की हेडलाइन यही कह रही थी कि एनडीए नंबर गेम में है। मैं तो इस बात से मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि 300 वोट पा गया विपक्ष का कैंडिडेट। जिस तरह की फील्डिंग भाजपा ने सजाई थी, जिस तरह के सोशल मीडिया पर जिस तरह की वो गप हो या अफवाहें हो या पुख्ता सूचनाएं हो, हमें नहीं पता है, लेकिन जिस तरह का दावा किया जा रहा है कि अमित शाह जी ने ये फील्डिंग सजा दी थी, फलाने नेताजी ने ये फील्डिंग सजा दी थी, तो अब तो विपक्ष को तो पिछला चुनाव मार्गरेट अलवा वाला याद है ना, कितने वोट मिले थे जब धनखड़ के साहब के अगेंस्ट में खड़ी थी विपक्ष की कैंडिडेट, तो कितने वोट मिले थे? धनखड़ साहब को 500 प्लस वोट मिले थे। तो उस यात्रा से लेकर आज तक की यात्रा में कम से कम ये तो हुआ कि इंडिया अलायंस जितना वोट प्रिडिक्ट कर रहा था उसके एकदम नज़दीकी तक पहुंचा। पहली बात। सबसे बड़ा जो विपक्ष का मैसेज ये था कि वो ये उसे पता थी कि ये हारी हुई लड़ाई है, लेकिन उसने अपना एक चेहरा दिया। ऐसा नहीं किया कि वॉक ओवर दे दिया गया कि भाई आप जाइए जीत जाइए चुनाव। एक चेहरा दिया, उसके लिए अपने गठबंधन साथियों को एकजुट किया। और असली जो मेरा कहना है कि इंडिया गठबंधन इंटैक्ट है कि नहीं है, इसकी असली पहचान ना जो विधानसभा के चुनाव जो आगामी होंगे उनमें देखने को मिलेगी, जब सीट शेयरिंग की बात आएगी और तमाम चीज़ें होंगी। ये तो ऐसा चुनाव था जिसका परिणाम देश को पहले से पता था। नीरज जी, कुछ लड़ाइयाँ जो हैं सिर्फ लड़ने के लिए लड़ी जाती हैं, ये कहना है अमीश जी का, कि ये इतिहास जब लिखा जाए तो पता चले कि कोई विरोध में खड़ा था। मैं छोटी सी एक बात कहूँगा कि हॉस्टल में ना मेरे रूम में एक मनी प्लांट का पौधा था, तो वो मेरा एक पड़ोसी रूम में एक सहपाठी रहता था। मेरे मनी प्लांट का एक पत्ता गिर जाए वो शोर मचाने लगता था, नीरज का पौधा तो सूख गया, नीरज का पौधा तो सूख गया। कैलेंडर की कील लगाते वक्त जरा सा सीमेंट उतर जाए दीवार से, वो कहता था इसके कमरे की दीवार तो गिरेगी, पूरी गिरेगी। तो ये जो है ना, पेड़ के 2 पत्ते गिरने से पूरे पेड़ को सूखा हुआ बता देना, ये एक प्रचार का माध्यम होता है। मैं बहुत दिनों से मिला नहीं हूँ, कई सालों से। मुझे लगता है कि वो बीजेपी या एनडीए में होगा आजकल। तो ये 315 उनका टोटल वोट था बीजेपी इंडिया गठबंधन का, 300 वोट उन्हें डल गया। ये तो जैसा कि अभी अमीश ने बताया कि 2022 का चुनाव हुआ था, 528 वोट मिले थे धनखड़ जी को। जब भी सरकारों का चुनाव, ये चुनाव जो होता है, इसमें 15-20 वोट का इधर उधर हो जाना कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। मैं आपको और पीछे ले जाता हूं, 2012 में हामिद अंसारी का चुनाव हुआ, हामिद अंसारी वाला जब वोटिंग हुआ था वाइस प्रेसिडेंट का, यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस पार्टी के पास 202 सीटें थी, इसके बावजूद हामिद अंसारी को 67% वोट मिले थे। आज बीजेपी को 240 सीटें हैं, इसके बाद उनके कैंडिडेट को 60% वोट मिला है। तो ये विपक्ष की एकता, मेरा ये साफ तौर पे मानना है कि जो ये नैरेटिव ये सेट किया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन की एकता में छेद हो गया है, गुब्बारा फूट गया है,
टूट गया है इंडिया गठबंधन, तो दरअसल पिछले कुछ दिनों पे आप नजर डाल लीजिए, संसद के अंदर स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन बिहार का के मुद्दे पर विपक्ष की एकता हो, पहलगाम अटैक के बाद विपक्ष की एकता हो, राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के बाद के अंदर स्टालिन से लेके अखिलेश यादव से लेके यूसुफ पठान से लेके तमाम जेएमएम हेमंत सोरेन से लेके तमाम इंडिया गठबंधन के बड़े चेहरे उस बिहार के चुनाव में वोटर अधिकार यात्रा में, तो ये पूरा एक नैरेटिव सेट हो रहा था कि सरकार के खिलाफ इंडिया गठबंधन जो है उसकी एकता मजबूत दर मजबूत हो रही है। इसको इसके ऊपर एक तरह की मिट्टी डालने के लिए एक चुनाव में उपराष्ट्रपति के चुनाव में ये नैरेटिव सेट करना, मुझे लगता है कि ये तर्क तो कतई नहीं है, ये कुतर्क है कि इंडिया गठबंधन की एकता में कोई फूट पड़ी है, टूट पड़ी है। रूपक जी, क्या इंडिया गठबंधन एक है, कोई फर्क नहीं पड़ता इस चुनाव से? नहीं, ये बात सही है कि ये जो उपराष्ट्रपति का चुनाव था वो इंडिया गठबंधन की एकता का एक टेस्ट था, जिसमें कोई बहुत भारी मार्जिन से हार या जीत होनी नहीं थी। 315 का प्रेडिक्शन था, 300 मिले, तो जिस तरह का इंडिया गठबंधन है और जिस तरह की स्थितियां हैं उसमें उन्होंने किया तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है उनका, स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है और इसके लिए उनको नाज करना चाहिए। लेकिन इस चुनाव में एक जो मकसद था, जो हिडन था, कि किसी तरह से एनडीए एलायंस को हिला दिया जाए। अंतरात्मा की आवाज़, जब सीपी राधाकृष्णन को एनडीए ने उम्मीदवार बनाया तब ये था कि एक धर्म संकट पैदा हो जाएगा स्टालिन साहब के सामने और 40 के 40 वोट जो है वो डिवाइड हो जाएंगे। उसके टक्कर में सुदर्शन रेड्डी को लेके आए तेलुगु, जिसमें कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की पार्टियों को फंसना था। इसके लिए रेवंत रेड्डी ने काफ़ी गोटियां सजाई और काफ़ी उन्होंने अपीलें भी की, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। चंद्रबाबू नायडू ने तमिल प्राइड के नाम पर, अलायंस वाली प्राइड को प्रायोरिटी दी, सीपी राधाकृष्णन के नाम पर वोट गया। केसीआर जरूर थे, लेकिन केसीआर के नंबर भी इतने कम थे और केसीआर खुद अपने पार्टी और परिवार में इतने घिरे हुए हैं कि उन्होंने कोई स्टैंड नहीं लिया, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो जो मोटिव ये था कि जेडीयू को हिला देंगे या एनडीए की पार्टियों को हिला देंगे, इस मकसद में इंडिया अलायंस को कोई कामयाबी नहीं मिली। उन्होंने अपनी स्थिति, अपनी पोजीशन जो है वो बना के रखी, उनको इसी पर थोड़ा प्राइड करना चाहिए। नहीं, मैं एक चीज़ बस ऐड करना चाहता हूँ, क्योंकि अमीश जी ने मुझे अपना काबिल दोस्त कहा, तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूं उनका शक है क्या आपको? कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं काबिल हूँ। तो मैं अपने दोनों ही काबिल साथियों को, अमीश और नीरज को, ये कहना चाहता हूं मैं कि ये बार बार जो आप लोग बात कह रहे हैं कि 500 से अधिक वोट पड़े थे उस वक्त जब धनखड़ साहब का चुनाव था, तो मेरे काबिल साथियों को ये बताना चाहूंगा कि उस वक्त एनडीए का जो आंकड़ा था वो 352 पर था। वो आज के दौर से तकरीबन 50-55 वोट्स जो हैं वो ज्यादा था, इसलिए आपको वो 500 प्लस का आंकड़ा दिख रहा है। ये 40% का वोट शेयर आपको इंडिया अलायंस का आज इसलिए भी दिख रहा है क्योंकि उसमें पार्टिसिपेंट जो है वो बीजेडी नहीं थी, इसके अलावा दो और पार्टियां बनी थी। स्थिति तो मजबूत है ना, इसका मतलब है कि बीजेपी सरकार के खिलाफ, एनडीए सरकार के खिलाफ विपक्ष की स्थिति तो मजबूत है ना। अगर कहीं भी वोटिंग की स्थिति आती है तो क्रॉस वोट किसने कर दिया? तो ये तो गोपनीय वोटिंग हुई है। आप मुझे बता दी, अगर आपको लग रहा है कि क्रॉस वोट इंडिया गठबंधन ये क्रॉस वोटिंग, ये पॉपुलर ओपिनियन है। आपने मान लिया कि वोट इनवैलिड हुए, आपने मान लिया कि वोट इनवैलिड हुए, तो वो क्रॉस वोटिंग हुए और वो एनडीए के साइड ही गए। कोट अनकोट मीडिया रिपोर्ट, कोट अनकोट मैं कह रहा हूं, मीडिया रिपोर्ट से भी ये बात तो साबित हुई नहीं, ये तथ्य है ना कि उनकी जो वोटिंग थी वो इनवैलिड डिक्लेयर हुई नहीं। 15 वोट इनवैलिड डिक्लेयर, इसका मतलब नहीं है कि वो सीपीआर को मिले, वो वोट सुदर्शन रेड्डी को भी नहीं मिले। लेकिन ये मान लेना कि इंडिया के लोगों ने ही इनवैलिड किया, ये महज 440 से 452 कैसे हो गए वो नंबर जब तक नहीं, तो आप ये नंबर पूछिए ना, फिर 15 पर सवाल मत उठाइए ना कि 15 इधर से उधर कैसे हो गए। वही तो पूछ रहा इधर से उधर नहीं गए, वो कहीं नहीं गए। 440 का जो अनुमान था वो 452 कैसे हो गया? देखिए, एक सेटल चुनाव को एक बात मैं इसमें ऐड करता हूं। हाँ। तकनीकी बात ये है कि इंडिया गठबंधन जब आप गिनते हैं तो उसमें आप आम आदमी पार्टी जैसी पार्टी को भी गिनते हैं, जिनको लेके संशय है कि वो इंडिया गठबंधन में है कि नहीं है। तो फिर 438 से 452 रिकॉर्ड नहीं है,
तो उसका 452 होना कोई बड़ी बात नहीं है। आम आदमी पार्टी विरोध में है। लेकिन उसमें मैं एक बस फैक्चुअली बात कह दे रहा हूं कि स्वाति मालीवाल एक कैंडिडेट हैं जो बीजेपी इंक्लाइंड हैं, लेकिन बाकी आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों ने मना किया है। मैं इंडियन एक्सप्रेस को अगर कोट कर दूं तो उनके जो सांसद है राज्यसभा के कोटे से संदीप पाठक, अगर मैं सही नाम बता रहा हूं तो, उन्होंने कहा है कि उनकी पार्टी इंटैक्ट रही है इंडिया के उम्मीदवार के लिए। ये बात तो उद्धव ठाकरे गुट भी कह रहा है कि हम भी इंटैक्ट हैं। कौन कहेगा ऑन रिकॉर्ड? एक दो वोट अंतरात्मा की आवाज है, किसी की पर्सनल रही होगी। वो झारखंड के, महाराष्ट्र के राज्यपाल रहे हैं, कभी किया होगा किसी को पर्सनली फेवर। तो ये, लेकिन आप 300 में से 15 वोट को टूटने को, नीरज जी मैं एक अलग बात कहना चाह रहा हूं, मैं एक अलग बात कहना चाह रहा हूं, मैं एक अलग एस्पेक्ट देता हूं, क्योंकि सिर्फ आप उपराष्ट्रपति चुनाव मैं इसलिए एक बात कह दूं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर इंडिया गठबंधन या एनडीए गठबंधन की आप इंटैक्ट की बात कर रहे हैं तो कहां ज्यादा खेल हो रहा है, ये भी सवाल है। क्या इंडिया गठबंधन में ज्यादा खेल हो रहा है? क्या राहुल ज्यादा तेजस्वी का काट रहे हैं, तेजस्वी राहुल का काट रहे हैं, या संजीव बालियान और रूडी आपस में लड़ रहे हैं, या अमित शाह और योगी आदित्यनाथ आपस में लड़ रहे हैं? तो कहां ज्यादा मतभेद है, ये भी एक बड़ा सवाल है। इस चुनाव का ना इस पर्सपेक्टिव से भी देखा जाना चाहिए रूपक जी कि मैं जो एक बात कहना चाह रहा था कि बीजेडी अनुपस्थित रही। अब इसका खेल आप उड़ीसा में देखिएगा, इसका खेल आप उड़ीसा में देखिएगा कि किस कदर उड़ीसा में राहुल गांधी की अगली जो ये वोटर वो अधिकार रैली है ना, उस ये प्रस्तावित है कि राहुल गांधी अब उड़ीसा जाएंगे। और जो भाजपा ने वहाँ चमत्कार आपको किया था ना, और जिस वजह से आज मोदी सरकार चल रही है, 20 लोकसभा सांसद उड़ीसा से उनको मिले, वो अब वहाँ पर प्रिंसिपल अपोनेंट जब कांग्रेस आपको कुछ दिनों में नजर आने लगेगी तो आप चौंकिएगा मत, ये चुनाव वहाँ पर जाकर टिकेगा। नहीं, बीजेडी की बात मैं आपको बता दूं, बीजेपी को काफ़ी नुकसान हुआ क्योंकि उन्होंने जिसको अपना दोस्त समझा वो बेसिकली धीरे धीरे उनकी ज़मीन की खिसक रहा था। लेकिन जो आपने नवीन पटनायक के स्टैंड की बात की तो 2012 में जब हामिद अंसारी और जसवंत सिंह का भी चुनाव हो रहा था, तब भी उन्होंने एब्सटेन रहने का ही फैसला किया था। तो बहुत सारे मौकों पे abstain रहती है, वो सेंटर टुवर्ड्स राजनीति करते हैं। 2017 में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, 2022 में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, तब दोनों ही मौके पर बीजेडी ने एनडीए का साथ दिया और उस वो तब साथ दिया जबकि वो एनडीए के पार्टनर उस टाइम पे नहीं थे। इसका खामियाजा उन्होंने उठाया ना, आप ही ने कहा कि इसका खामियाजा उन्होंने उठाया। लेकिन अब राजनीति जिस तरीके से दो ध्रुवों में बटी हुई है भारत की, इंडिया और एनडीए, वैसी स्थिति में अब आप 2012 के अपने पॉलिटिकल स्टैंड पर चलकर अपनी पार्टी को नहीं बचा सकते हैं नीरज जी। और ये बहुत अच्छा है इंडिया अलायंस के लिए और कांग्रेस के लिए कि बीजेडी जैसे लोग उसको वॉक ओवर दे रहे हैं, स्पेस दे रहे हैं उस पॉलिटिकल स्पेस को भरने का जहां बीजेपी काबिज होती नजर आ रही थी। एक बीजेपी को नया टर्फ मिला था, उस पर वो बड़ी मजबूत हो रही थी। लेकिन इस राजनीति ने कांग्रेस को एक मौका दे दिया है कि वो जाएगी और कहेगी कि देखिए नवीन पटनायक साहब ने क्या किया और हमने क्या किया, हम आ गए हैं अब आपके बीच। मेरा एक बहुत सिंपल सा सवाल है उन तमाम साथियों से जो ये सोच रखते हैं कि नहीं ठीक रहा परफॉर्मेंस उपराष्ट्रपति के चुनाव में, कब तक कांग्रेस या उनके अलाइड पार्टनर्स मोरल विक्ट्री का झुनझुना बजाते रहेंगे? नहीं, मोरल विक्ट्री मोरल विक्ट्री क्या है? विक्ट्री का ही वाले दे रहे हैं। ये तो हारी हुई लड़ाई थी ना, ये तो नंबर गेम था। आप इस तो नंबर गेम में पिछड़ तो गए, ये तो पिछड़े हुए ही थे। अगर 315 के 315 भी मिल जाते तब भी हारे हुए थे। लेकिन 315 से गिरकर आप 300 पर अगर 315 की बजाय ना, अगर 315 की बजाय 330 भी मिल गए होते तब भी हारे हुए थे। नहीं, हड़कंप मच जाता इस देश की सियासत। सर तब भी मोरल विक्ट्री ही होती, हड़कंप मोरल विक्ट्री ही होता। नहीं, तब तो सरकार पे 64 करोड़ 700 कितने 752 वोट डले हैं ना, 781 के करीब मेरे ख्याल से 752 वोट पोल हुआ है। 300 प्लस 452 752 वोट। लोकसभा के चुनाव में 64 करोड़ वोट डलता है। आप वहां की मोरल विक्ट्री को यहाँ की मोरल नहीं, तो विक्ट्री को कांग्रेस वहां की हार जीत से कंपेयर कर रहे हैं। कांग्रेस जो मोरल विक्ट्री निकालने की कोशिश कर रही है इसके अंदर से, लेकिन उसके लिए सेटबैक है। 315 का आंकड़ा था, 305 310 कहीं तो जाते, प्लस तो हुए नहीं। अंतरात्मा की आवाज जो सुनने की बार बार बात कही जा रही थी दोनों पक्षों से कि आप सुनिए तो जहां पर ईडी सीबीआई इनकम टैक्स के साए में लोग अपनी अंतरात्मा को सड़क पे लेकर घूम रहे हो और जेब से तुरंत निकाल दे रहे हो, जहां अंतरात्मा रेड लाइट पे खड़ी हो और ग्रीन होते ही तुरंत विपक्ष दूसरी तरफ भाग जा रही हो, वहां पे 315 में से 300 वोट अगर मिल गए हैं तो ये मोरल विक्ट्री है।
कहाँ अरे साहब, पिछले 11 साल का इतिहास उठा के देख लीजिए। ईडी सीबीआई इनकम टैक्स के साए में किस किसने अपने पाले बदले हैं। यहाँ 315 में से 300 लोग जो हैं वो ऐसा अभी भी कुछ वोट भी डाल दे रहे ऐसा हैं। कुछ भी पहली बार नहीं हो रहा है जो इसरो के लैब में बीजेपी तैयार कर रही हो। इस देश में ईडी सीबीआई, और किसने सीबीआई को तोता कहा था, पिंजरे में कैद तोता, ये तो सबको मालूम है ना। ये किन की सरकारें रही थी ये सबको मालूम है। ये किन सरकारों के वक्त में वो नहीं, सबको अब मालूम है। उनके सिर्फ कार्यक्रम- इस बात को लेवरेज दे देना कि ईडी उनके सीबीआई और ये उनके वर्किंग स्टाइल पे बात नहीं हो रही है। इंडिया बात अलायंस ये हो को रही सिर्फ है, नुकसान नहीं हुआ है नीरज। अब मुझे लगता है कि बीजेपी एनडीए गेन भी कर गई है बीजेडी के अलावा। जो चिंता का विषय है इनके लिए, आने वाले वक्त में जो बिल्स इनको पास कराने हैं, जो कुछ मूल मुद्दे की बिल्स हैं, उसके लिए भी एक रास्ता बनता हुआ दिख रहा है। वो तो वैसे ही मेजोरिटी में है, लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी। जून में राज्यसभा में भी जून में majority जब cross लोकसभा कर चुके चुनाव हैं। के नतीजे आए थे और जब चंद्रबाबू और नीतीश कुमार ने ये इंश्योर किया था कि ये सरकार बहुमत से चलेगी और मोदी सरकार 3G चलेगी, उस समय तो क्लियर था कि कहीं कोई मामला डमाडोल नहीं होने वाला है। ये उम्मीद इंडिया गठबंधन ने लगा के रखी हुई है कि एक दिन ऐसा आएगा जब चंद्रबाबू सरकार से नाराज हो जाएंगे। जब वक्फ बिल पर चंद्रबाबू ने बीजेपी का साथ दे दिया, नीतीश कुमार ने वक्फ पर जब साथ दे दिया, तो आप कैसे उम्मीद कर रहे हैं कि कोई लेजिस्लेशन से रिलेटेड कोई बिल आएगा और उस पर वो नाराज हो जाएंगे? तो ये जो कोशिश और ये जो नजरें टिका कर बैठे, कुल मिलाकर अगर आप देखिए, ये टूट फूट की बात एक तरफ, कुल मिलाकर अगर आप देखिए थोड़ा जूम आउट करके, तो इस वक्त ऑपोजिशन वर्सेस सरकार की जो लड़ाई है वो 60% वर्सेस 40% पे खड़ी हुई है। यानी 10% का फासला है। इधर उधर होने पे दोनों 50-50 हो जाएंगे। नहीं, और रूपक जी जो बात कह रहे हैं कि इस उम्मीद पर है, बेसिकली ये उम्मीद थोड़े नहीं है, यही तो राजनीति है। उम्मीद क्या है? उम्मीद है कि एक दिन चंद्रबाबू नायडू अपना समर्थन वापस ले लेंगे। उम्मीद है कि एक दिन नीतीश कुमार अपना समर्थन वापस ले लेंगे। इसी उम्मीद पर राजनीति होगी। चंद्रबाबू ने इतने साल की, जो 50 साल की राजनीति की है, वंस अपॉन ए टाइम वो कांग्रेस से ही थे, उनकी पूरी पॉलिटिक्स कांग्रेस से शुरू की थी। 2019 वाले दौर में जब उन्होंने मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए, तब का जो यूपीए था उसी के साथ तो आए थे। कांग्रेस के साथ लड़ने का इतना बड़ा प्रयोग किया था और डिजास्टर साबित हुआ कांग्रेस के लिए भी और चंद्रबाबू नायडू के लिए भी। आज उनको कौन सा कष्ट बीजेपी के साथ हो रहा है? क्या उनको फंड नहीं मिल रहे हैं? क्या विकास परियोजनाएं नहीं चल रही हैं? या आइडियोलॉजिकली राहुल गांधी इतनी बड़ी कौन सी लड़ाई कर रहे हैं जो एक दिन चंद्रबाबू नायडू इधर से उधर हो जाएंगे? ये ऐसा नहीं होता। देखिए कुछ लड़ाइयाँ ऐसी होती हैं जिसमें हार और जीत। 2013 में क्या कष्ट था भाजपा से? नरेंद्र मोदी के नाम पर क्या कष्ट था नीतीश कुमार को भाजपा से? और अगर वो कष्ट था तो फिर वो कष्ट दूर कैसे हो गया? फिर वो कष्ट दूर होकर 2015 में लालू यादव के साथ तो वापस आ गए ना, तो वापस साथ खड़े हैं, आप उम्मीद लगा के बैठे हैं कि एक दिन सरकार गिरा देंगे वो। मैं कह रहा हूं कि राजनीति में इतनी तेजी से चीजें बदल रही हैं। ये चंद्रबाबू नायडू के 50 साल के राजनीतिक करियर से नहीं अब तय होंगी चीजें। ये तो कल अब क्या हो जाएगा ये सरकार श्योर नहीं है। कल बिहार के नतीजे क्या हो जाएंगे और नीतीश कुमार किस करवट चले जाएंगे, क्या ये बात प्रधानमंत्री मोदी दावे के साथ कह सकते हैं? क्या नीतीश कुमार बिहार जीत जाएंगे तो बीजेपी का साथ छोड़ देंगे? नहीं, मैं ये कह रहा हूं, ये संभावना है कि बीजेपी अगर जीत जाएगी तो शायद वो समर्थन से नीतीश वो कुमार को CM डंप कर दे, क्या? लेकिन नीतीश कुमार जीत जाएंगे तो क्या वो बीजेपी को डंप करने की स्थिति में होंगे? इधर वे है ना, नीतीश कुमार की जिस तरीके से राजनीति में स्टैंड बदलने की एक छवि बनी है, वो तो ज्यादा उन्हीं की तरफ जा रहा है सुई कि वही पलटी मार जाएंगे। नहीं, अगर हम एनडीए वर्सेस इंडिया की ही बात कर रहे हैं तो कुल मिला के आप मतलब हम सब में क्या पिछले दिनों की जो घटनाक्रम है, जो मैं कह रहा हूं कि संसद के अंदर जिस तरह से विपक्ष की एकता हमने देखी, एसआईआर के मुद्दे पे, पहलगाम के मुद्दे पे, उसके बाद जिस तरह से वोटर अधिकार यात्रा में देखा, क्या उस पिछले 4 महीनों की जो एक विपक्षी एकता की छवि थी, क्या वो ये 15 वोट की क्रॉस वोटिंग जो है उसको ध्वस्त कर चुकी है? क्या लगता है? मुझे नहीं लगता है ऐसा, बाकी लोग बता दें। नहीं मतलब एक सेकंड, एक लाइन की टिप्पणी करना चाहूंगा कि अगर विपक्ष मोरल विक्ट्री का झुनझुना बजाकर खुश है तो बीजेपी से ज्यादा खुश इस वक्त कोई नहीं हो सकता है। आप बजाते रहिए मोरल विक्ट्री का झुनझुना, वो फिर अगला चुनाव आएगा, अगले चुनाव की तैयारी में है, वो अगले चुनाव में भी जीत जाएंगे। आप कहिएगा जी इतने वोट मिल गए हमसे, हम 10,000 वोट पीछे रह गए, 12,000 वोट पीछे रह गए, पीछे ही रह जाएंगे। बात यह है कि वेकअप कॉल लेने को इंडिया अलायंस राजी नहीं है। उनको यह लग रहा है कि राहुल गांधी को उन्होंने शैडो पीएम बना दिया है और राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरी लड़ाई लड़ जाएंगे और एक दिन, कोई ऐसा एक दिन आएगा जब जनता बोर हो जाएगी, जब जनता को लगेगा नहीं अब सत्ता परिवर्तन होना चाहिए, जनता को लगेगा तो चंद्रबाबू नायडू को लगेगा, नीतीश कुमार को लगेगा, सब लगेगा, सब इंतजार, सब ख्वाब जमीन पर
एग्जैक्टली अगर आप देखिए स्थिति, तो इंडिया अलायंस की स्थिति मुझे बहुत मजबूत नहीं दिखाई पड़ती है। अब भी वो जिल नहीं दिखाई पड़ता है जिससे वो लड़कर सत्ता पर बैठने के काबिज होने की सोच रहे हैं। अगर नहीं, सिर्फ एक लाइन, अगर ऐसा होता ना तो आज तमाम सर्वे और तमाम राजनीतिक विश्लेषक, तमाम पॉलिटिकल पंडित ये दावा कर रहे होते कि नीतीश कुमार और बीजेपी जीत रहे हैं बिहार में। जिससे बात करिए कांटे की लड़ाई है, जिससे बात करिए कि अभी कुछ नहीं कह सकते हैं, जिससे बात करिए कि इट्स टू अर्ली टू से। क्यों? लेकिन आपको नहीं, आप बिहार होके आए हैं, आप बिहार होके आए हैं, आपको इंडिया गठबंधन की स्थिति जमीन पे मजबूत नहीं दिख रही है। मुझे बता दीजिए, मैं 10 आदमियों से बात करते हैं आज, सो कॉल्ड बुद्धिमान और पॉलिटिकल एनालिस्ट, 10 में से अगर 6 ये कह देंगे कि बीजेपी और एनडीए जीत रहा है तो हम मान लेंगे कि नहीं, उनको एज है, वो एज है। अरे सर, एज क्या होता है? और तो एज एरिया है। एज कह दीजिए ना वो जीत जाएंगे, कह दीजिए वो जीत जाएंगे। तो ये आप कह दीजिए वो जीत जाएंगे। वो तो पॉलिटिकल पार्टियों का कहना है, मैं क्यों दावा करूंगा? मैं क्यों दावा करूंगा? तो कहां, तो कौन सी जमीन कमजोर है? जो भविष्यवाणियों का बाजार था 2024 में, इतनी बुरी तरह से वो लड़खड़ाया कि आज किसी को दिख भी रहा होगा अपने अनुभव से कि एनडीए जीत रही है या इंडिया गठबंधन जीत रहा है, तो भी शायद वो कहने से बचेंगे। और ये जो कांटे की लड़ाई है ना, आपको चुनाव वाले दिन तक सुनाई देती रहेगी। एक बात ऋषि कह रहे थे कि क्या कर रहा है ये, ख्वाबी केवल ख्याली पुलाव पकाए जा रहे हैं। राहुल गांधी ने अभी कुछ देर पहले कहा है, जब ये रिकॉर्ड शो हमारा जाएगा, राहुल गांधी ने कहा कि हम एक नया बम फोड़ने जा रहे हैं। जब उनसे ये सवाल हुआ कि एसआईआर पर जो आपको ने ये कहा है उस पर अब आपका क्या स्टैंड है, तो उन्होंने कहा कि एक नया हाइड्रोजन बम आएगा जो सब तबाह कर देगा। संभवतः वो बनारस सीट की तरफ इशारा कर रहा हूँ, कौन जानता है। बनारस का वाराणसी की लोकसभा सीट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहाँ से चुनाव था। विपक्ष लगातार बताता रहता है कि अजय राय कैसे आगे चल रहे थे, कई 5 चरण तक या 4 चरण तक, जो भी उनके दावे हैं। लेकिन वो अगर जो आप कह रहे हैं ना ख्याली पुलाव, ये ख्याली पुलाव नहीं है, जमीन की लड़ाई लड़ रहा है विपक्ष। और ये लड़ाई बिहार से लेकर आपको उत्तर प्रदेश से लेकर हर प्रदेश में नजर आ रही है, जहां विपक्ष को लगता है कि वो अपनी जमीन को गेन करके एनडीए को हरा सकता है। और हर जगह बेसिकली अब उसको एनडीए को हराना है। ऋषि जी, इस बात को ध्यान रखिए, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है लेकिन लोकसभा में पूर्ण बहुमत उसके पास नहीं है। अब उसको एनडीए को हराना है, और एनडीए को हराने में उस विपक्ष के पास बहुत सारे मुद्दे हैं, जिसमें से एक सबसे बड़ा मुद्दा जो वोट चोरी का इस समय देश में बना हुआ है। नहीं, राहुल गांधी अभी भी की ये तारीफ करनी होगी कि उन्होंने वो अब अच्छा हेडलाइन मैनेजमेंट कर रहे हैं। अच्छा हेडलाइन मैनेजमेंट कर रहे हैं कि एक बार एटम बम फोड़ेंगे, उसके बाद हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे, तो ये चर्चा जो है महीने 2 महीने से चलती रहेगी। लेकिन ग्राउंड लेवल पर इसका टेस्ट कहाँ और कैसे होगा? लोकसभा चुनाव की आप लड़ाई कर रहे हैं 2029 में, बिहार चुनाव में होगा। मैं कह रहा हूँ बिहार चुनाव में अगर नहीं हुआ तो क्या होगा? ये सारे एटम बम और हाइड्रोजन बम का क्या होगा? देखिए रूपक जी, आप इतने सीनियर पत्रकार हैं, देश में सन 52 से चुनाव हो रहा है, देश ने एक छत्र राज्य देखा 3 दशकों तक कांग्रेस का, तो क्या जनसंघ ने राजनीति करनी बंद कर दी क्या भाजपा ने राजनीति करनी बंद कर दी क्या समाजवादियों ने राजनीति करनी बंद कर दी क्या? अभी तो इनको महज 1 दशक तो हुए भाजपा को। जो सिंगल पार्टी डोमिनेंस था, विपक्ष ने 1 दशक के अंदर तोड़ दिया। भाजपा और जनसंघ को 3 दशक लग गए थे सिंगल पार्टी डोमिनेंस तोड़ने में। हमने पहले तो भी ठीक है ना, अमित शाह ने पहले भी ये चर्चा की है कि एक पार्टी वो है जिसने अपना सब कुछ गंवा कर वो नए सिरे से खड़ा होने की कोशिश कर रही है, और जो दूसरी पार्टी है वो इतना डैमेज होने के बाद भी अपना जो वोट बैंक है, अपना वोट शेयर जो है उसको मेंटेन कर रखने में कामयाब हो रही है। इसको अब राउंड अप करते हैं। इसमें एक सवाल मैं ऐड कर देता हूं, चूंकि आप लोगों ने चर्चा की, खासकर ऋषि राज ने बहुत सारे सवाल उठाए इस पे कि ख्वाब देख रही है कांग्रेस पार्टी, और कांग्रेस पार्टी कब जीतेगी, नैतिक जीत का झुंझुना कब तक बजाएगी, नैतिक हार का झुंझुना कब तक बजाएगी। इसी तरीके के सोशल मीडिया पे कई सारे बातचीत हुई। इसमें एक सवाल ये भी उठा कि राहुल गांधी, जो सदियों से तुलनाएं होती आ रही हैं जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं, कि वो छुट्टी नहीं लेते हैं, और राहुल गांधी छुट्टी ले लेते हैं और विदेश चले जाते हैं, कभी थाईलैंड चले जाते हैं, कभी मलेशिया चले जाते हैं, मतलब उनकी छुट्टी है, वो कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन इसको लेकर खूब सवाल उठता है, और ये कहा जाता है कि जो छुट्टी लेता है वो जो है वो इनकॉम्पिटेंट है, यानी कि वो अच्छा राजनेता नहीं है। जो 24 घंटा काम करता है वही अच्छा राजनेता है, जो छुट्टी ले लेता है वो अच्छा राजनेता नहीं है, छुट्टी लेने वाला रहता अच्छा नहीं है। इस पे बड़ी चर्चा है। तो नीरज जी, राउंड अप में इस सवाल के साथ खत्म करेंगे। देखिए, बहुत ही लॉजिकल सोशल मीडिया का सवाल है। ये इस तरह की बात है, जो बल्लेबाज ज्यादा गेंद खेलता है वो ज्यादा रन बनाता है। कोई बात है क्या? 17 गेंद में हाफ सेंचुरी बना के चला जाता है एक बल्लेबाज को 100 गेंद लग जाती हैं।
तो ज़्यादा छुट्टी ज़्यादा काम और ज़्यादा छुट्टी ज़्यादा आराम, कम छुट्टी कम आराम, ये तो कोई तर्क ही नहीं है। मतलब मैंने छोटे से उदाहरण से आपको बता दिया, अगर ये तर्क होता तो फिर हर बल्लेबाज जिसको 50 रन बनाने हैं वो 50 रन से ज़्यादा गेंद खेल रहा होता। तो ये तो कोई मुझे सोशल मीडिया का एक कुतर्क ही लगता है। लेकिन कुल मिला के जो बात हम कर रहे थे, मेरा ये मानना है कि अगर हम 2029 के मद्देनज़र इंडिया वर्सेस एनडीए की बात कर रहे हैं, तो जो लड़ाई 2019 में डेविड वर्सेस गोलियत लगती थी कि किसी दैत्य से एक बौना लड़ रहा है, वो लड़ाई कम से कम अब कांटे की लड़ाई के नैरेटिव पर आ गई है। और अभी 4 साल बाकी हैं और जिस तरीके से विपक्ष की मजबूती संख्या बल के हिसाब से और विपक्ष की मजबूती नैरेटिव के हिसाब से धीरे धीरे ज़्यादा बढ़ रही है, आने वाले दिनों में मुझे लगता है ये अलार्मिंग बेल है, खतरे की घंटी है। एनडीए को इसे सीरियसली लेना पड़ेगा, बीजेपी को इसे सीरियसली लेना पड़ेगा, वरना वो खाम ख्याली कि जामुन के पेड़ के नीचे मैं मुंह खोल के पड़ा हूं और मेरे हर बार जामुन मेरे मुंह में आके ही गिरेगा, ये खाम ख्याली जो है वो भारी पड़ सकती है। बिल्कुल, रूपक जी क्या कहेंगे आप? नहीं, मुझे अभी भी लग रहा है कि ठीक है, राहुल गांधी ने जो अपनी जो मुहिम शुरू की है, सरकार से लड़ रहे हैं, विपक्ष को उन्होंने एक सूत्र में बांधने की कोशिश की है। लेकिन ये जो सिलसिला है ना, वही मैं कह रहा हूँ कि बिहार चुनाव में क्या होगा उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। अगर बिहार चुनाव में महागठबंधन की जीत नहीं होती है, उसके बावजूद भी वोट चोरी का आरोप लगा रहता है, तो फिर इसको सस्टेन करना होगा, आगे करना होगा। दूसरी पूरी जो विपक्ष की इस समय जो लड़ाई चल रही है ना, वो इसी पर है कि वो इलेक्शन कमीशन बीजेपी की मदद कर रहा है, बीजेपी इलेक्शन कमीशन की मदद से चोरी कर रही है। लेकिन चुनाव में वोट सिर्फ इस मुद्दे पर नहीं होता, सरकार की नाकामी और फेलियर, ये मुद्दा आप देखेंगे कि वोट चोरी का मुद्दा जब से डोमिनेंस में आया है, तब से सरकार के बारे में और बीजेपी के बारे में बातचीत नहीं हो रही। बस इतना ही कि जी वोट चोरी हो रही है, वोट चोरी है। आपको एक गवर्नेंस का आपको एक ऑल्टरनेटिव गवर्नेंस का की तरफ भी आपको एक प्लेटर बनाना पड़ेगा, जो कल को दिन चंद्रबाबू को भी एक ऑप्शन दे, नीतीश कुमार को भी दे और इस इंडिया गठबंधन को भी चिपका के रखे। क्या कहेंगे अमित जी? पहले तो मैं वो छुट्टी लेने वाली बात पर एक बात कहना चाहूँगा कि जो दुनिया के प्रगति कर चुके मुल्क हैं ना रजत, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन कंट्रीज़, उनमें भी जो है लोग सर्वाधिक खुश रहने वाले जो देश हैं, जिनकी रैंकिंग में भारत कितना पीछे है वो बताऊंगा तो मैं खुद शर्मिंदा महसूस करूंगा। उन देशों में अब 5 वर्किंग डेज़ की बजाय 4 वर्किंग डेज़ की बात होती है। उन देशों में अब काम के 8 घंटे और 9 घंटे की बजाय 6 घंटे काम की बात होती है। छुट्टी खूब लेना चाहिए और ये अच्छा वातावरण में काम होने के लिए काम के घंटे भी घटने चाहिए। ये सब जो देश प्रगति कर चुके हैं वो हमें समझा रहे हैं, तो ये कोई चक्कर नहीं जो नीरज जी कह रहे थे। दूसरी बात कि जो रूपक जी आप कह रहे थे, उसी बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ कि अगर इंडिया जीत गया बिहार चुनाव, तो अगर इंडिया बिहार चुनाव जीत गया, तब राजनीतिक परिदृश्य नवंबर में क्या बनेगा भारतवर्ष का, उसको सुनकर अब इसे सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों को रोमांच हो रहा होगा सोच के। कि अगर सोचना ही है तो भाई सोचा तो दोनों तरफ से जा सकता है ना, कि अगर एनडीए जीत गया तो विपक्ष फेल कर जाएगा, लेकिन अगर इंडिया जीत गया तो केंद्र में बैठी सरकार का क्या हो जाएगा, ये भी कुछ सोचा जा सकता है। तीसरी बात जो रूपक जी कह रहे थे कि एसआईआर का मुद्दा, वोट चोरी का मुद्दा, विपक्ष इसी के ऊपर फोकस हो गया। देखिए, गांव में जब चोरी होती है ना, तो केवल पुलिसिंग से नहीं रुकती है। गांव की चोरियां या शहरों की चोरियां, आपके हमारे मोहल्लों की चोरियां उस आवाज़ से भी रुकती हैं जो आवाज़ लग रहा होता है कि जागते रहो। जागते रहो की जो आवाज़ लग रही होती है ना, वो भी लोगों को अलर्ट कर रही होती है और चोरी होने से रोक रही होती है। चौकीदार जब डंडा खट 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 पटक रहा होता है ना मोहल्ले में, तो चोर के घुसने की हैसियत नहीं हो रही होती है। तो अगर कहीं कोई मोहल्ले में चोर है, जैसा कि विपक्ष का आरोप है, तो ये आवाज़ और ये शोर बार बार उठना बेहद ज़रूरी है कि जागते रहो। जब आप जागते रहेंगे तो आपके वोट को कोई चोरी नहीं कर पाएगा। जब आप जागते रह पाएंगे तो आप ये देखेंगे कि अगर आपका वोटर लिस्ट में नाम गलत तरीके से कटा है तो आप उसे ऐड करवा पाएंगे। जब आप जागते रहेंगे तो आपको ये याद रहेगा कि सुबह 6 बजे जाके लाइन में लगकर हमको वोट करना है, क्योंकि जो सरकार है जिससे हम परेशान हैं उसको अगर आपको बदलना है तो उसके लिए आपको जागते रहकर वोट करना पड़ेगा। इसलिए जो विपक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में जागते रहो की आवाज़ लगा रहा है, मेरे हिसाब से इस लोकतंत्र को मजबूत बनाए रखने की अभी सबसे मजबूत आवाज़ है। ऋषि जी, आखिरी कमेंट। पहली बात तो राहुल गांधी की छुट्टी पे
बिल्कुल अच्छी बात है, छुट्टियां लेनी चाहिए। ये भी सबको मालूम होना चाहिए कि भाई बहुत स्ट्रेस लेकर मैं काम नहीं अभी होना छुट्टी चाहिए। से लौट के आया हूँ, इसलिए इस तो- बात का समर्थन कर देता हूं कि छुट्टी लेनी चाहिए। तो नहीं, सही बात है। और मुझे लगता है कि देखिए, छुट्टी लेने में कोई बुराई नहीं है, चिल करना चाहते हैं राहुल गांधी चिल करें, लेकिन इंडिया एज अ डेमोक्रेटिक नेशन या जो पॉलिटिकल मिजाज है हिंदुस्तान का, उसमें थोड़ा सा कैजुअल पॉलिटिक्स के लिए अभी स्पेस नहीं है। हम ये भी कह सकते हैं, मुझे मालूम है गाली पड़ जाएगी मुझे, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि हमारा वोटर भी इतना अभी मैच्योर नहीं हुआ है जहां वो इस तरह की पॉलिटिक्स को एक्सेप्ट करे। हमारे यहां बहुत हार्ड लाइनर पॉलिटिक्स अभी भी रही है। हार्ड लाइन इन द सेंस कि फुल टाइम पॉलिटिक्स में है, आप कास्ट कैलकुलेशन कर रहे हैं, हर चीज कैलकुलेट कर रहे हैं। तो राहुल गांधी की छुट्टी पर कोई आपत्ति नहीं है, बहुत द्वैम दर्जे की राजनीति हो जाती है। मुझे लगता है कि इससे देश को थोड़ा ऊपर उठ जाना चाहिए, लेकिन ठीक है, सीरियस पॉलिटिशियंस की दरकार है हिंदुस्तान में, पक्ष और विपक्ष दोनों जगह पर। पहली बात। दूसरी बात, काबिल दोस्त अमीश कहते हैं कि जागते रहो। इंडिया अलायंस इतना जागा हुआ था कि देश को जगा रहा है वो यात्रा करके, लेकिन तब भी उसके 15 वोट चोरी हो गए या वो गायब हो गए, निकल गए। तो मैं ये कहूंगा कि आने वाला भविष्य क्या होगा मुझे नहीं पता है, लेकिन हम भी जागे हुए हैं, आप भी जागे हुए हैं, और जागी हुई जनता रास्ता दे रही है, तय कर रही है कि किस बयार में हवा बहना है, किस तरफ हवा को जाना है। बाकी अगर हम कंक्लूड करें वीपी के इस इलेक्शन को, नो डाउट एनडीए इस वक्त मुझे लगता है कि उसकी जान में जान है, वो बम है कि उसको जो संभावित डैमेज होना था उसको करने में ये लोग फेल रहे हैं, और वो अपना घर भी कमजोर कर गए। तो बिल्कुल ये गर्मा गर्मी में हमारे सहयोगी बता रहे थे कि किस तरीके से क्या इंडिया गठबंधन इंटैक्ट रहा है। कुछ लोगों का मानना है कि जी बिल्कुल रहा है, क्योंकि पिछले चुनाव के प्रदर्शन के मुकाबले अगर अब का प्रदर्शन देखेंगे, और साथ ही साथ सत्ता पक्ष जिसके पास तमाम हथियार होते हैं विरोधियों को तोड़ने के लिए, जैसा कि टीएमसी आरोप लगा रही है कि पैसे की भी लेन देन की गई है इस चुनाव में, यह आरोप है, इस पर कोई जवाब नहीं है, लेकिन एक तरीके का आरोप है कि कई किस्म के हथियार यूज किए गए हैं। और एक अंतरात्मा जो बहुत बड़ा सवाल है कि वो झटका का मीट खाने पर मिलती है या बीफ खाने पर मिलती है, इसका भी सवाल उस संसद में कुछ लोग वोट मांगते वक्त कर रहे थे। तो ये भी कि क्या अंतरात्मा के आवाज पर कुछ लोगों ने क्रॉस वोटिंग की। और कुछ साथियों का कहना है कि भाई साहब, इस बार जो है एनडीए यानी कि बीजेपी समर्थित जो सरकार है वो बहुत मजबूत हो गई है, इतनी मजबूत हो गई है कि आने वाले सभी चुनाव में इंडिया गठबंधन को बहुत नुकसान करेगी। और सब कुछ आकर टिक जा रहा है बिहार के चुनाव पे कि बिहार में आखिर क्या होगा। ये शो आपको कैसा लगा, मैं कमेंट बॉक्स जरूर बताएं। देखते रहे गर्मा गर्मी। नमस्कार।